हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको पता लग जाएगा कि इस टेस्ट को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और इस टेस्ट के डेली टॉपिक्स में आप लोग को कहां पर प्रोवाइड कराता हूं। एंड होपफुली जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस टेस्ट की अच्छे से तैयारी करके आ गए होंगे। तो चलिए फटाक से टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है गाइस वो आपके सामने ये आ चुका है। आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट में आप लोग के लिए रखे, काफी बेसिक क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज गाइस ये किस कमिटी ने रिकमेंड करी थी, किस कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको लाया गया था? जल्दी से बताइए। बलवंत राय मेहता कमेटी, संथनम कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है गाइस ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लाई गई थी। अब नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत रखा गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो थी गाइस वो 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है वो क्या ऐड की गई थी। इसके अलावा 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ये कहती है कि हर एक सिटीजन जो है, चाहे वो यानी कि वो जो है पेरेंट्स हैं या फिर वो गार्जियन है किसी बच्चे के, तो उसको उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी जो है वो देना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर कि अगर कोई भी पेरेंट है या गार्जियन है तो उसको अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो है वो जरूरी है। और बच्चे की एज जो होनी चाहिए वो 6 से लेकर 18 साल की होनी चाहिए, कि अपने 6 से 18 साल की उम्र के बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी जो है वो देना एक गार्जियन या फिर एक पेरेंट की ड्यूटी है। तो ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या ऐड की गई थी और क्या ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है? जल्दी से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो गाइज, ये तीनों ही जो है वो इनकरेक्ट है, बट हमारा इसमें जो क्वेश्चन में करेक्ट आंसर जो होगा वो 1, 2 एंड 3 होगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। और 87th नहीं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई थी। और यहां पर जो बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो 6 से 14 साल होनी चाहिए, ना कि 18 साल। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत थे और हमसे एक गलत पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है प्यूनिटिव एक्शन, यानी कि दंडात्मक कार्रवाई फंडामेंटल ड्यूटीज के वायलेशन के लिए। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज के उल्लंघन के लिए एक इंसान को पनिश जो किया जाता है और उसके लिए पनिशमेंट जो है वो मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा स्टेट जो है गाइस ये किसी को पनिश नहीं कर सकता फंडामेंटल ड्यूटीज के वायलेशन के लिए। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर इज नन। ये दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन नहीं किया गया है किसी भी प्रकार का प्यूनिटिव एक्शन, कोई दंडात्मक कार्रवाई मेंशन नहीं की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज के उल्लंघन के लिए, तो ये गलत हो गया। दूसरे की बात करें तो गाइस स्टेट पनिश कर सकती है, अगर कोई इंडिविजुअल फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। जैसे कि थिएटर में जब पिक्चर मूवी शुरू होती है तो उससे पहले जब नेशनल एंथम बनता है, बजता है, सॉरी, नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, तब उस समय लोगों को खड़ा होना पड़ता है, राइट। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो क्वाइट पॉसिबल कि ये उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा, राइट, क्योंकि वो जो है वो हमारे नेशनल एंथम को सम्मान नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होगी इसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्रैनविले ऑस्टिन ने किसके लिए उपयोग किया था? ग्रैनविले ऑस्टिन जो है गाइस उन्होंने संविधान की अंतरात्मा जो है वो किसको कहा था? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन चारों में से किसको कहा था? जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। तो ये 1 एंड 3 जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। 1, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है इसका 1, 3 करेक्ट आंसर। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम लोग देखते हैं तो वो किस कंट्री से अडॉप्ट किए गए थे, किस कंट्री से लिए गए थे फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने के लिए। ये अगर पता होगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सेम विथ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो। तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज किस कंट्री से हम लोगों ने अडॉप्ट किए थे? तो यूनाइटेड स्टेट से अडॉप्ट किए थे फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। दूसरे की बात करें तो रशिया, यूएसएसआर से जो है ये अडॉप्ट किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज, ना कि ब्रिटेन से, राइट। तो ये जो होगा वो गलत होगा, बट हमारा जो आंसर क्या करेक्ट होगा? हमारा आंसर यही वाला सेकंड वाला ही करेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन, ये जो आपके सामने ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है पूछी गई है, जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग को रिस्पेक्ट करना, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है कि नहीं? हमारे जो रिच हेरिटेज जो है हमारी कंट्री के, समृद्ध विरासत जो है हमारी कंट्री की, तो उसको क्या वैल्यू करना, महत्व देना और क्या संरक्षण करना, ये क्या फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है? पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, उसकी सुरक्षित उसको रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, तो क्या ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है? तो गाइज ये तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है, बट ये वाला नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यहां पर नेशनल सॉन्ग लिखा गया है, इसलिए हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर नेशनल सॉन्ग की बात नहीं की गई है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की बात की गई है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1, क्योंकि 1 जो है वो नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नेंस जो है हमारी कंट्री के अंदर, यानी गवर्नेंस के लिए, शासन के लिए, देश के शासन के लिए, इनमें से कौन सी चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है देश के शासन के लिए, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? ये वाला क्वेश्चन जो है वो आई थिंक 2013 में पूछा गया था यूपीएससी में। जल्दी से बताओ, ये एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए एज इट इज रखा हुआ है, ये 2013 में यूपीएससी ने पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 1, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि डायरेक्शन देती है ये स्टेट को बेटर गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपको उसका अच्छे से डीपली मीनिंग जो है वो समझना जरूरी है। अब ये जो है वो 1 ओनली इसका करेक्ट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन आपके सामने है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फ्री एजुकेशन ये किस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड किया था? राइट टू फ्री एजुकेशन हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2018 में ये वाली बात चली थी, और मैंने थोड़ा सा पीछे का भी इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि आजकल यूपीएससी का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। आप देख रहे होंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों की न्यूज जो है वो पूछी गई है, तो इसलिए एटलीस्ट आपको पिछले 2 सालों की न्यूज जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका एक जनरल आइडिया होना चाहिए, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज राइट टू लाइफ, ना कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके अंडर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फ्री एजुकेशन को जो है वो रखा था, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं, फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते? आर्टिकल 15, मैंने आपको देखो फंडामेंटल राइट्स काफी बेसिक चीज पढ़ने के लिए कही थी, तो मेरा जो है वो बेसिक का मतलब ये था कि एटलीस्ट आपको आर्टिकल्स रटे होने चाहिए, कौन से आर्टिकल जो है वो किस किस उसका मीनिंग क्या है, कौन सा अनुच्छेद जो है वो उसका एग्जैक्टली किस क्या है वो, राइट। नंबर, आर्टिकल का नंबर, क्योंकि देखो मैं अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कहता हूं कि आप लोग को ये एग्जैक्टली नंबर्स वगैरह याद नहीं रखने, बट फंडामेंटल राइट्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो आपको याद रखना जरूरी है, और फंडामेंटल राइट तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये फलाना राइट जो है वो किससे रिलेटेड है, राइट। तो आप जल्दी से बताइए कि कौन से राइट जो है फंडामेंटल राइट्स वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं, फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते हैं? तो ये पांचों के पांचों बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी के सभी जो है वो इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं, फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते हैं, राइट। अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये किसके लिए अवेलेबल है? यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए किसी भी ग्राउंड के ऊपर, ये जो फलाना ग्राउंड लिखे हुए हैं आपके सामने, तो ये किस में मेंशन्ड है? कौन से यानी कि किसको दिया जाता है? क्या सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया जाता है ये वाला राइट, फंडामेंटल राइट? क्या सिर्फ फॉरेनर्स को दिया जाता है? क्या ये दोनों को दिया जाता है? या फिर क्या ये दोनों को दिया जाता है 1 और 2 को, सिर्फ एनिमी एलियंस को छोड़कर, यानी कि एनिमी कंट्रीज को छोड़कर?
एनिमी कंट्री में, जैसे कि पाकिस्तान एनिमी कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? तो इनको छोड़कर जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट। द करेक्ट आंसर इज ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। सिर्फ हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया को, यानी कि देश के नागरिकों को ही सिर्फ जो है वो ये वाला जो है वो दिया जाता है, ये अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? अब देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अब जब आपका पॉलिटी का टेस्ट होगा अगले 2 दिन के बाद, तब फिर से हम लोग फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे और काफी डिटेल में फंडामेंटल राइट्स कवर की जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है, तो वो एटलीस्ट आपके 3 दिन आप लोग का ये लगता है फंडामेंटल राइट्स अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो 3 दिन जो है वो मैक्सिमम है जिसमें कवर किया जाता है। तो मैं आप लोग को अगला जब टेस्ट लूंगा 2 दिन के बाद फिर से पॉलिटी का, तब फिर अगेन जो है वो हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी से आप, अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते रहा करो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अक्सर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, और ये फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं और करते ही हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट? अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अब देखिए ये 10 क्वेश्चन थे आज, और 10 में से आपने कितना स्कोर किया है, आपका स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए, और आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। इन नंबर पर कांटेक्ट करके आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब गाइस हम लोग मिलेंगे कल के लिए अच्छे से तैयारी करके आइएगा अपने टेस्ट के टॉपिक्स की, और टेस्ट के टॉपिक कहां पर मिलते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे जो स्लाइड्स चली थी तो उसमें आपको मिल जाएगी कि कहां पर मैं टेस्ट के टॉपिक प्रोवाइड कराता हूं। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।